गीता देवी के घर में सुबह की हवा भी उनके नियमों से चलती थी। सूरज उगने से पहले आंगन में तुलसी को पानी मिल जाना चाहिए, रसोई में चूल्हा जलने से पहले देवी देवताओं की अगरबत्ती सुलग जानी चाहिए और घर के हर सदस्य के चेहरे पर वही भाव होना चाहिए जो गीता देवी को पसंद हो। इस घर में सालों से यही होता आया था। उनके पति के गुजर जाने के बाद घर की बागडोर पूरी तरह उनके हाथ में थी और उन्होंने इसे कभी ढीला नहीं छोड़ा। बाहर की दुनिया उन्हें आदर्श सास, संस्कारी महिला और त्याग की मूरत कहती थी, लेकिन घर की दीवारें कुछ और जानती थीं। वो दीवारें जिन्होंने गीता देवी की चुप्पियों में छुपे शब्द और मुस्कान में छुपा नियंत्रण देखा था। जब गायत्री इस घर में बहू बनकर आई तो उसके कदमों में झिझक नहीं थी, बल्कि उम्मीद थी। उसने बचपन से सास बहू के किस्से सुने थे, पर मन ही मन उसने तय किया था कि वह इस रिश्ते को अलग बनाएगी। उसकी शादी गीता देवी के इकलौते बेटे से हुई थी और शादी के दिन जब गीता देवी ने उसे गले लगाकर कहा था कि आज से तू मेरी बेटी है, तब गायत्री को सच में लगा था कि भगवान ने उसकी झोली भर दी है। उसकी माँ की आंखों में भी सुकून था कि बेटी अच्छे हाथों में जा रही है। पहले कुछ दिन सब कुछ सपने जैसा था। गीता देवी हर काम में गायत्री की तारीफ करती, रिश्तेदारों के सामने कहती कि इतनी समझदार बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। गायत्री उनकी हर बात में सच्चाई देखती और भी मन से सेवा करती। उसे अंदाजा नहीं था कि यही तारीफें धीरे धीरे एक नई साजिश की नींव बन रही हैं, एक ऐसी साजिश जो चिल्लाकर नहीं, मुस्कुराकर खेली जाती है। गीता देवी पुरानी सोच वाली सास नहीं थी जो बहू को सीधे ताने मारे या ऊंची आवाज में डांटे। उन्होंने समय के साथ खुद को बदला था। उन्हें पता था कि आज की बहुएं पढ़ी लिखी हैं, आत्मसम्मान रखती हैं और सीधे जुल्म को सहन नहीं करती। इसलिए उन्होंने तरीका बदला। उनका हथियार था भावनात्मक नियंत्रण। वो हर बात ऐसे कहती कि सामने वाला खुद को दोषी समझने लगे। शादी के कुछ हफ्तों बाद ही गीता देवी ने गायत्री से कहना शुरू किया कि अब घर की जिम्मेदारी वही संभाले। उन्होंने यह बात ऐसे कही जैसे वो थक चुकी हो, जैसे अब उनका समय निकल गया हो। गायत्री ने इसे सम्मान समझा और पूरे मन से सब कुछ संभाल लिया। लेकिन असल में यही पहला कदम था साजिश का, जहां बहू पर बोझ डाला गया और सास ने खुद को किनारे रखकर देखने की जगह बना ली। धीरे धीरे गीता देवी घर के हर छोटे बड़े फैसले से खुद को अलग दिखाने लगी, लेकिन पर्दे के पीछे हर डोर उन्हीं के हाथ में थी। वो गायत्री के हर काम को ध्यान से देखती, नोट करती और सही समय पर दूसरों के सामने ऐसे पेश करती जैसे बहू से कोई बड़ी गलती हो गई हो। अगर खाना थोड़ा कम नमक का हो तो वो सीधे नहीं कहती, वो रिश्तेदार के सामने हंसते हुए कहती, आजकल की लड़कियां हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हैं, स्वाद का नहीं। सब हंसते और गायत्री के चेहरे पर एक हल्की सी शर्म उतर आती। गायत्री को समझ नहीं आता था कि जो बातें उसे छोटी लगती हैं, वही बातें क्यों बार बार उसके दिल को चुभने लगी हैं। वो खुद को समझाती कि शायद वो ज्यादा सोच रही है। आखिर गीता देवी तो कुछ गलत कह ही नहीं रही, लेकिन यही तो साजिश की सबसे खतरनाक बात थी। वो गलत नहीं लगती, पर गलत महसूस कराती है। गीता देवी अपने बेटे के सामने कभी गायत्री की बुराई नहीं करती थी। वो बस चिंता जताती थी, कहती कि मैं तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे लगता है गायत्री मुझसे अब पहले जैसी बात नहीं करती। बेटे के मन में एक बीज बो दिया जाता, बिना कोई आरोप लगाए। बेटा खुद ही निष्कर्ष निकालता कि शायद उसकी पत्नी बदल रही है, और गायत्री को पता भी नहीं चलता कि उसके रिश्ते की नींव में दरार पड़ चुकी है। दिन बीतते गए और गायत्री की जिंदगी एक अजीब सी थकान में बदलने लगी। वो घर संभालती, सबकी पसंद का ध्यान रखती, गीता देवी की हर बात को मानती, फिर भी कहीं न कहीं उसे लगता कि वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। उसे महसूस होने लगा कि घर में उसकी मौजूदगी जरूरी तो है, लेकिन उसकी आवाज नहीं। गीता देवी इस बदलाव को देख रही थी और मन ही मन संतुष्ट थी। उन्हें वही चाहिए था, एक ऐसी बहू जो काम करे, जिम्मेदारी उठाए, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार न मांगे। लेकिन गायत्री की आंखों में अभी भी सवाल थे, और यही सवाल गीता देवी को असहज करने लगे। उन्हें डर था कि कहीं ये बहू समझ न जाए कि खेल कैसे खेला जा रहा है। इसी डर से गीता देवी ने साजिश का दूसरा रंग दिखाया। उन्होंने खुद को बीमार दिखाना शुरू किया, कभी घुटनों का दर्द, कभी सिर भारी होना। गायत्री भाग भाग कर उनकी सेवा करती और गीता देवी बाहर वालों से कहती कि बहू तो बहुत अच्छी है, बस आजकल ज्यादा अपने काम में रहती है। ये वाक्य सुनने में तारीफ था, लेकिन इसके पीछे छुपा मतलब साफ था। गायत्री अब रातों को सोचने लगी थी। उसे समझ आने लगा था कि ये रिश्ता सीधा नहीं है। यहाँ प्यार दिखता है, लेकिन उसके पीछे एक नियंत्रण है। वो अभी खुलकर कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। और साजिश का यही नया तरीका था।
बिना सबूत के सब कुछ। एक रात जब गायत्री आईने के सामने खड़ी थी तो उसने खुद से सवाल किया कि क्या वो वाकई गलत है या उसे गलत महसूस कराया जा रहा है। उसी पल उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ निभाएगी नहीं, समझेगी भी। वो हर शब्द, हर मुस्कान, हर चुप्पी को पढ़ेगी। गीता देवी को अभी इसका अंदाजा नहीं था कि जिस बहू को वो कमजोर समझ रही थी, उसके भीतर अब एक नई जागरूकता जन्म ले चुकी है। साजिश का खेल शुरू हो चुका था, लेकिन ये खेल अब एक तरफा नहीं रहने वाला था। और यहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है, जहां सास और बहू दोनों एक दूसरे को समझने नहीं, बल्कि जीतने की कोशिश करने लगती हैं।